की बंगाल पर, चर्चा करनी होगी आपको बिहार पर, चर्चा करनी होगी आपको राजस्थान पर, चर्चा करनी होगी आपको कर्नाटक पर। सर ये देश एक है सर। आप 128वें संविधान संशोधन पे आए इस विधेयक के समर्थन में सर मैं अपनी बातों को यहां पर रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर 2 दिन पहले जब पुरानी संसद में और मौजूदा संविधान सदन में जब अपनी बातों को, अपने अंतिम संबोधन को वहां पे रख रहा था, उस वक्त इस बात की जानकारी नहीं थी कि जब नई संसद में जाएंगे और उस संसद में जो पहला संबोधन होगा वो देश की आधी आबादी से जुड़ा हुआ होगा। यकीनन ये हम सब के लिए सर एक बहुत सौभाग्य की बात है कि लंबे समय से, और इसमें मुझे लगता है हर एक व्यक्ति सहमत होगा, ये मांग लंबे समय से हर राजनीतिक दल, हर राजनेता की रही, पर हर राजनीतिक दलों ने इस पे अपनी राजनीति भी खूब रची। इस कानून को बेहतर बनाने की आड़ में, इस कानून को सशक्त करने की आड़ में, महिलाओं को और अधिकार देने की आड़ में लगातार निरंतरता में इस विधेयक को लटकाया गया, इसको संसद में आने से रोका गया। और यही कारण है सर पिछले 27 सालों से ये कानून अभी तक अपने मूल स्वरूप में नहीं आ पाया, धरातल पर नहीं उतर पाया, क्योंकि इस पे सिर्फ राजनीति होती गई। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान के रचयिता है सर, उन्होंने कहा था कि किसी भी समाज या किसी भी देश के विकास के मापदंड को अगर परखना है तो वहां की महिलाओं के विकास को आपको देखना होगा। हमारे देश से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है सर? हमारे देश के सर्वोच्च पद पर न सिर्फ एक महिला बैठी है, बल्कि अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाली वो महिला आज हमारे देश की राष्ट्रपति है। इससे बेहतर और महिलाओं के लिए क्या होगा? सर आज की इस तमाम चर्चा में 3 बातें बहुत मजबूती से सामने आई। एक कि इसमें देरी होगी, सेंसस आएगा, उसके बाद इसमें डिलिमिटेशन होगा, तब जाकर ये कानून धरातल पर उतरेगा। अगर देरी की इतनी ही चिंता विपक्ष को थी तो इन 27 सालों में क्यों नहीं ये कानून आ गया था? क्यों नहीं इस कानून को उस वक्त ले आया गया था जब इसी तथाकथित विपक्षी दलों के गठबंधन के कई नेताओं ने इसको रोकने का प्रयास किया, इसको सशक्त करने की आड़ में इसको रोका गया। अगर उस वक्त ये कानून आ गया होता तो आज जो बाकी की लंबित मांगे हैं सर वो भी पूरी हो जाती। दूसरा मुद्दा उठाया गया आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। डेफिनेटली सर हम सब पक्षधर हैं इसके। हम लोग चाहते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाली महिलाओं का इसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। पर सर ये विश्वास भी मेरे प्रधानमंत्री पर ही है। आज से 3 साल पहले राष्ट्रपति जी पर आए, अभिभाषण पर आए, प्रस्ताव पर जब अपनी बातों को रख रहा था उस वक्त भी मैंने कहा था कि मेरा विश्वास सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री पर है, क्योंकि इन्हीं में यह इच्छा शक्ति है कि वो इस कानून को ला सकते हैं और इन्होंने आज वो करके दिखाया। और ये विश्वास है मेरा सर आने वाले दिनों में, भैया पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री खुद जिस वर्ग से आते हैं, जिन्होंने मंडल कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया, जिन्होंने रोहिणी कमीशन के गठन का कार्य किया, उन पर अविश्वास करेंगे? अगर इन्होंने अभी तक इतने कार्य पिछड़ा वर्ग के लिए किए हैं तो यकीनन मेरा विश्वास है, और जहां मेरा विश्वास है वहीं मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से यह आग्रह भी करूंगा कि जल्द से जल्द इसमें यह प्रावधान भी जोड़ा जाए जहां पे अनुसूचित जाति, जनजाति से आने वाली, पिछड़ा वर्ग से आने वाली महिलाओं के लिए भी इसमें रिजर्वेशन हो, उनके लिए भी सीट इसमें आरक्षित की जाए। पर साथ ही में सर अंतिम बात, जो ये एक अविश्वास का माहौल यहां पर उत्पन्न किया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से, कि सिर्फ जुमला चल रहा है। सर इतना समय इनके पास था, विपक्षी दलों के गठबंधन के पास पूरा समय था। अगर ये चाहते तो तब से लेकर अभी तक इसको ले आते, पर नहीं लाना इनकी नीति, इनकी नीयत को दिखाता है। अंत में सर बस मैं इतना ही कहूंगा, एक्यूजेशंस बहुत लगाए गए पर सजेशंस इनकी तरफ से नहीं आए। सर यह आग्रह मैं करता हूं कि जल्द से जल्द इस कानून को, और तमाम दल क्योंकि इसमें सहमत है, विद कंडीशन सहमत है, पर मैं चाहूंगा कि सर्वसहमति से इसको पारित किया जाए। और अंत में सर मैं एक शब्द अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को बधाई दी है, जमुई के लोग, हाजीपुर के विरोध में अपनी बातों को रखने के लिए मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से सर मैं खड़ा हुआ हूं। सर इस सदन ने कई अविश्वास प्रस्ताव इससे पहले देखे, पर मुझे लगता है ये अपने में एक ऐसा अनोखा अविश्वास प्रस्ताव है जिसमें अविश्वास
सरकार के प्रति कम बल्कि विश्वास बढ़ाना अपने इस नए गठबंधन के प्रति ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। इन लोगों को इस बात को दर्शाना है कि किस तरीके से ये गठबंधन इनके साथ है, जिस गठबंधन को बनाने का ये लोग एक लंबे समय से ये लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, ये अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है। सर, यकीनन सरकार की उपलब्धियों को बताना भी जरूरी है, पर उससे पहले जिस उद्देश्य के साथ इस प्रस्ताव को यहां पर लाया गया है मणिपुर को लेकर, उस पर सर मैं जरूर अपनी बातों को यहां पर रखना चाहूंगा। सर, पिछले 3 दिन से बहस चल रही है और इन 3 दिनों में सर सिर्फ दोषारोपण ही किया गया है। सिर्फ यहां पर बातों को दोष लगा लगा कर बताया गया है, किसी ने भी यहां पर समाधान देने का प्रयास नहीं किया। सर, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में मणिपुर के लोग वहां बैठे सुनने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी बेहतरी के लिए आपने क्या किया। सर, कल गृह मंत्री जी ने इतनी खूबसूरती से तमाम पक्षों को रखा और इतनी विनम्रता से उन्होंने सारी बातों को रखा, पर उसके बावजूद सिर्फ दोषारोपण करना। सर, 90 के दशक में भी मणिपुर में इसी तरीके की परिस्थितियां थी। उस वक्त किसकी सरकार थी सर? क्या उस वक्त की सरकार ने मौजूदा सरकार को कोई इनपुट दिया? क्या उस वक्त के सरकार में बैठे लोगों ने कितनी बार इस सदन में चर्चा की? कितनी बार किन लोगों ने उस चर्चा का जवाब दिया? कल तमाम ये बातें आदरणीय गृह मंत्री जी ने रखी। सर, ये लोग गए थे मणिपुर, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए ये, पर सर ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सेलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। सर, जो लोग मणिपुर गए थे यही लोग सर बिहार भी गए थे। बिहार में क्यों नहीं ये लोग गए दरभंगा? क्यों नहीं गए ये लोग अरवल? क्यों नहीं गए ये लोग मुजफ्फरपुर? अभी बछवाड़ा में सर एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म करके 10 साल की बच्ची, उसको तेजाब छिड़क कर उसको जलाकर मार दिया गया। उसके शरीर को अपने ही घर में 10 फीट गड्ढे में उसको दफना दिया गया। दलित महिला के साथ सर मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म करके उसके शरीर को 2 टुकड़ों में काटकर अर्धनग्न व्यवस्था में सर खेत में फेंक दिया गया। क्यों नहीं गए ये लोग वहां पर? अपने गठबंधन को तो मजबूत करने गए, पर क्यों नहीं ऐसे परिवारों से जाकर मिले? तो सर ये सेलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जब निभाते हैं, सर हकीकत है देश के किसी भी कोने में किसी भी मां बेटी के साथ ऐसी घटना हो रही है तो वो अक्षम्य है, वो निंदनीय है और उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसमें पूरे सदन को सर एकजुट होना होगा। कल गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से अपील की, सर पूरे सदन को इसमें एकजुट होना होगा। इसमें आप आइसोलेट करके नहीं दे सकते कि जहां आपकी सरकार है वहां की घटनाओं को आप छुपाएंगे और जहां दूसरों की सरकार है वहां की घटनाओं को आप उठाएंगे। आपको चर्चा करनी होगी बंगाल पर, चर्चा करनी होगी आपको बिहार पर, चर्चा करनी होगी आपको राजस्थान पर, चर्चा करनी होगी आपको कर्नाटक पर। सर ये देश एक है सर, आप इसको ऐसे टुकड़ों में बांटकर आप नहीं आइसोलेट करके आप अपने विषयों को उठा सकते। और यही कारण है सर कि देश की जनता का विश्वास हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर हर चुनाव के साथ बढ़ता जा रहा है और वो दिन दूर नहीं सर, 2024 चुनाव सामने है सर। इसी में देख लीजिएगा 2014 से बड़ा जनादेश, 18 में यही सारी बातें हो रही थी, यही सारी बातें 18 में की गई थी। 19 में 2014 से बड़ा जनादेश हम लोग को मिला और 24 में इससे बड़ा जनादेश हम लोग लेकर आएंगे। मैं बिहारी हूं सर, बिहार से कम मैं विश्वास दिलाता हूं 40 की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीत कर आएगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। मैं जमुई का प्रतिनिधित्व करता हूं सर, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि हाजीपुर रही है सर। बिहार के हर एक जिले में घुमाओ और वो मेरे विश्वास को बढ़ाता है। आज बिहार के युवा, देश भर के युवा सर देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देखना चाहते हैं। 2047 में हमारे देश को एक विकसित देश के तौर पर देखना चाहते हैं और इस सपने को कोई पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं। इसीलिए सर मैं अपनी पार्टी की तरफ से जहां बिल्कुल हराएंगे नीतीश जी को वैसे भी बिहार की जनता नकार चुकी है। 2020 के परिणाम दिखाते हैं, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, आधे से ज्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हार गए। तो जिनको बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, देश की जनता उनको कैसे अपनाएगी, ये बहुत बड़ा सपना दिन में ये देख रहे हैं। इसी के साथ सर मैं इस सदन में आए इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में अपनी बातों को रखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूर्ण समर्थन हमारी एनडीए की सरकार, हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देती है। बहुत